इंडिया लॉन्च करने वाली है डीप सी मिशन। तो जिस तरीके से गाइस हमारी इसरो 35 साल पहले, तो इसरो का गठन कब हुआ था, कब स्टैब्लिश हुई थी इसरो, बताएंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 ये दिन था जिस दिन इसरो जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 35 साल पहले। तो जिस प्रकार से इसरो का काम होता है स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस में मौजूद वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, प्लैनेट्स को, स्टार्स को ढूंढना, वैसे ही अब डीप सी मिशन के थ्रू हमें देखने को मिलेगा, डीप ओशियन मिशन के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग अपने समुद्र को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। और देखिए बताया ये जाता है कि जितना हम लोग स्पेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं उसका 10% भी हम लोगों ने अपने समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अब अपने हमारी कंट्री का जो जोन है, समुद्री जोन जो है वो, उसको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस डीप ओशियन मिशन के तहत। इसमें फोकस किया जा रहा है डीप सी माइनिंग के ऊपर, खदानें हम लोग जो है वो देखने को मिलेगी हम लोगों को, राइट। और ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। अंडर वाटर व्हीकल्स को इसमें शामिल किया गया। अब आप बोलोगे सर ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस क्यों शामिल की गई है? तो टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज होता है उसका इफेक्ट कहां पर नजर आता है? सी लेवल के बढ़ने पर नजर आता है, क्योंकि ग्लेशियर्स, आइस शीट मेल्ट होती है, मेल्ट होंगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा ना। तो ये जो ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस है ये बताएगी, इंफॉर्मेशन भी वेरियस जो है वो देती रहेगी कि किस प्रकार से जो है वो और एक्शंस लेने। और कई बार हम देखते हैं कि समुद्र का लेवल इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है, और आपने अगर एनवायरमेंट की क्लास जो है वो अटेंड करी होगी, ईवीएस का कोर्स लिया होगा, तो आपको पता है गाइस कि ईवीएस के कोर्स में हमने किसके बारे में बात करी है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और हमने क्या समझा था कि हल्का सा भी अगर समुद्र का टेम्परेचर चेंज होता है तो भारी मात्रा में प्रजातियां जो होती हैं वो मर जाती हैं, स्पीसीज मर जाती हैं। तो ये बताएगी कि क्या स्थिति हम लोग को ओशियन में रियल टाइम बेसिस पर देखने को मिल रही है, राइट। अंडर वाटर व्हीकल के ऊपर हम लोग काम करेंगे, वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम करेंगे इस मिशन के तहत, राइट। कि समुद्र के नीचे जो है वो बहुत सारी, जैसे कि अंडर वाटर व्हीकल जो है वो जा सके, मतलब कि ऐसी गाड़ियां जो समुद्र के नीचे चले, आसान सिंपल शब्दों में। अंडर वाटर रोबोटिक्स के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे इस मिशन के तहत। अगले 5 साल में बताया जा रहा है कि इस मिशन में हम लोग 4077 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डीप ओशियन मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत हम लोग को देखने को मिलेगी, कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको याद रखना है। इसमें 6 कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। एक तो मैंड सबमर्सिबल, यानी कि क्या है, एक ऐसी डिवाइस होगी, राइट, ऐसी गाड़ी होगी जो कि 3 लोगों को समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक लेकर जाएगी। समुद्र में जो लोग नीचे जाएंगे उनको साइंटिफिक सेंसर का सूट जो है वो पहनाया जाएगा और टूल्स वगैरह ऐसे दिए जाएंगे उनको जो कि उनकी मदद करेंगे डीप सी। और इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम भी होगा माइनिंग करने के लिए। किस चीज की माइनिंग करने के लिए? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की माइनिंग करने के लिए। तो इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते क्या है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस जो है वो हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग डीप सी फ्लोरा और फौना, यानी कि समुद्र के नीचे जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, तो उनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे। और आपको बता दें गाइस कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां समुद्र के नीचे हैं जिनके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। और इवन माइक्रोब्स वगैरह को भी सर्च किया जाएगा। और साथ ही साथ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स, इनके सोर्सेस कहां कहां पर हैं, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही साथ प्रीशियस मेटल्स जो धरती के क्रस्ट पर जो ये पाए जाते हैं, तो ये होते हैं हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। तो इसको हम लोग सर्च करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं समुद्र के नीचे। इसके अलावा ऑफ शोर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोग को एनवायरमेंट की क्लास में ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या ओशियन थर्मल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमने चर्चा करी है, आपको ऑलरेडी पता ही हुआ है। तो आप जानते हैं कि किस प्रकार के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो काम करते हैं एनर्जी पावर के प्रोडक्शन के ऊपर, जो है ये प्रोजेक्ट काम करते हैं, राइट। एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा एडवांस्ड मरीन स्टेशन ओशियन बायोलॉजी के लिए हम लोग लेकर आएंगे। हम जो है वो एक्सपर्टीज्म को बढ़ाएंगे ओशियन बायोलॉजी की फील्ड में और ओशियन इंजीनियरिंग की फील्ड में। इस कंपोनेंट का मेन एम यह है कि हम लोग की जितनी भी रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि जो रिसर्च जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है, तो उसे प्रैक्टिकल बनाएंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के थ्रू और प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर फैसिलिटीज के, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। और इंडिया का जो बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो आप जानते हैं गाइस, मैं पहले भी ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं कि हमारी जो कोस्टल लाइन है उससे कितने दूर का एरिया जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हमें देखने को मिलता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया की कोस्ट लाइन से, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, राइट। तो इतना बड़ा जो हमारा जो एरिया है, इतनी बड़ी जो हमारे पास मरीन पर ढूंढने की, यानी कि मतलब इसके जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करने की इतना एरिया, इतनी क्षमता है, तो हम लोग करेंगे ना। और हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन जो है उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या मटेरियल्स हैं। और इंडिया को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इन्होंने सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया है। और यहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलने वाले हैं जिसको हम लोग सर्च करेंगे। और ये जो एरिया है गाइज, यहां पर मेटल्स, आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ऐसे हम लोग के पास मेटल देखने को मिलने वाले हैं। और इवन पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मेंस में उपयोग करेंगे आप, कि इस प्रोजेक्ट से अगर हम 10% भी यहां पर मौजूद जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उसको अगर निकाल लें, एक्सप्लॉइट कर लें, तो अगले 100 सालों के लिए हमें पावर के लिए किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो जाएगी हमारी अगले 100 सालों के लिए। तो इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। अब चलो बात करते हैं आपकी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में। ये होते क्या है, देखो ये दिखते ऐसे हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे दिखते हैं। ये छोटे छोटे गोल गोल टाइप के होते हैं, आलू की तरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, लिटरली आलू की तरह ही। और ये आलू की तरह ही इसमें थ्योरी में भी लिखा हुआ है, ये पोटैटो शेप के होते हैं, आलू जैसे दिखते हैं। मैग्नीज नोड्यूल होते हैं, मैग्नीज होता है इसके अंदर, राइट। आयरन और मैग्नीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसी आलू के अंदर मतलब आयरन मैग्नीज के निकल भी होता है, कॉपर भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, लेड होता है, मॉलीबेडेनम हम लोग को देखने को मिलता है, कैडमियम देखने को मिलता है, वेनेडियम देखने को मिलता है, टिटेनियम देखने को मिलता है, कॉपर भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है। और कॉपर, कोबाल्ट, निकल जो है गाइस, इसकी हम लोग को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। और भारी मात्रा में है ये, अबंडेंस में है ये पूरे दुनिया भर के सी फ्लोर्स में, इस प्रकार के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स।